अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो क्वांटम नंबर्स का है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के यूनिट में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को डिटेल से डिस्कस किया। अब हम बात करने लगे हैं क्वांटम नंबर्स की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल और कंप्रीहेंसिव सा टॉपिक है। अच्छा स्टूडेंट, क्वांटम नंबर्स के बारे में आपने एफएससी में पढ़ा होगा और इसमें जस्ट आपने सिंपल सी बातें डिस्कस की होंगी क्वांटम नंबर्स के बारे में। लेकिन आज मेरा कुछ मन था, दिल था कि हम क्वांटम नंबर्स के बारे में जरा खुल के बात करें, क्योंकि एफएससी में अगर हम क्लासेस में इस टॉपिक को डिस्कस करें तो बड़ा ही कन्फाइंड रह के, बड़ा लिमिटेड रह के हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं क्लास के हवाले से। आज चूंकि मैं आपके सामने जो है ना वो 1-to-1 जो है ना वो मुखातिब हूँ, तो मेरा मूड है कि इस टॉपिक को हम बड़े ही जबरदस्त अंदाज में एक डिटेल्ड वे में हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। वो जस्ट इसको लर्न कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, क्वांटम नंबर्स जस्ट ऐसे जैसे एक शेल्स हैं, सब शेल्स हैं और ऑर्बिटल्स हैं, दैट्स ऑल। तो आज हम इसकी एक्चुअली जो लॉजिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बात तो आपने सुनी हुई है कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है कि एक सिंपल वर्ड में इसको हम एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, लेकिन हम इसकी एक्चुअल रीजन पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर्स असल में कहते हैं किसको है। तो स्टूडेंट, नॉर्मली आपने ये पढ़ा हुआ है कि क्वांटम नंबर्स जो ना इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जज करने का, या आप कह लें कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं थ्रू क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वांटम नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच कंप्लीटली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन किस जगह पे लोकेट हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू, जिनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। एक और डेफिनेशन जो कि ज्यादा एक्सेप्टेबल है, जो मोस्ट आप कह लें अथेंटिक वे में इसको एक्सप्लेन करती है क्वांटम नंबर्स को, तो इसको हम डिफाइन करते हैं क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज which give an acceptable solution to Schrödinger wave equation। अब स्टूडेंट, यहां पे Schrödinger wave equation का जिक्र हुआ है, तो Schrödinger से पहले हम फिर बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। बोहर से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसके अकॉर्डिंग एटम जो है ना वो एक उसकी पार्टिकल नेचर है। इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एक पार्टिकल नेचर है, ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और इसका जो ऑर्बिट है, मींस देखें ऑर्बिट की जो टर्म थी वो बोहर ने यूज की थी, जिसको आप शेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर, मींस अगर हम इसको इस तरह से डिफाइन करें, जो 2 डायमेंशन पिक्चर थी कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर ऑर्बिट है, एक सर्कुलर पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है जी, ये एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और ये इलेक्ट्रॉन जो ना इस सर्कुलर पाथवे में रिवॉल्व करता जा रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो बोहर का मॉडल था और बोहर के अकॉर्डिंग ये एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन और मोमेंटम हम बड़ा एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बाद में ना एक साइंटिस्ट डी ब्रोगली इक्वेशन आपने पढ़ी, आपने डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट्स को देखा, तो डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है, ये एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये एक जो है ना एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी, एक नई बहस स्टार्ट होगी थी कि एक इलेक्ट्रॉन जिसको हमने पार्टिकल कंसीडर किया था वो एक वेव की तरह कैसे ट्रैवल करेगा। मींस अगर हम वेव की बात करें तो देखें, ये अगर एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ना ऐसे एक वेव की तरह ट्रैवल करता हुआ जा रहा है। अब इसका मतलब है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ये किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है? कि ये सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमे जा रहा है या फिर ये वेव की तरह ट्रेवल कर रहा है? ये बात जो ना बड़ी एक आप कह लें कि डिफरेंट सी बात थी साइंटिस्ट के लिए और इवन के लोगों के लिए भी। तो डी ब्रोगली ने कहा कि इसकी डुअल नेचर है, मींस जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव और पार्टिकल दोनों नेचर रखता है। इनफैक्ट डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी डुअल नेचर होती है। मैटर की डुअल नेचर है, मींस मैटर जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों तरह की नेचर रखता है। ठीक है जी, अब यहां पे फिर हाइजेनबर्ग आ जाता है और हाइजेनबर्ग ये बताता है कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड करते हैं विद ग्रेट एक्यूरेसी
तो उसकी जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की वो हम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि न्यूक्लियस के बाहर वो कौन सी जगह है, वो कौन सा एरिया है जहां पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। हमारे लिए नियरली आप कह लें कि इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है कि हम इसको डिफाइन कर सकें कि मोमेंटम तो हमने बता दिया एक्यूरेटली, ठीक है, उसमें सर्टेनिटी है, लेकिन उसकी पोजीशन फाइंड करने में एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, और यही हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल था। अच्छा जी, फिर आ जाता है शुडिंगर। शुडिंगर ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, ठीक है जी। शुडिंगर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किस तरह से किया, उसने जो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर थी ना, देखें पहले तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना जाता था, फिर डी ब्रोगले ने कहा कि जी ये वेव नेचर रखता है। अब इस वेव नेचर वाली बात को मानना इटसेल्फ एक मुश्किल काम था, लेकिन शुडिंगर ने क्या किया, इस मुश्किल काम में जो बड़ी आसानी पैदा की, उसने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को लेके एक वेव इक्वेशन बना दी, वेव मैकेनिकल इक्वेशन है जिसको हम शुडिंगर वेव इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। हम डेफिनेटली उस वेव इक्वेशन की यहां पे डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उससे रेलिवेंट बातें करेंगे। अब शुडिंगर क्या कहता है, शुडिंगर कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड जिस जगह पे पाया जाएगा ना, उसको उसने नाम दिया, ऑर्बिटल का नाम दिया। मींस देखिए, अगर हम ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं तो देखें एक्चुअली ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल को डिफाइन किया गया, हम कहते हैं ऑर्बिटल इज अ प्लेस वेयर 95% चांसेस टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन। मींस ऑर्बिटल वो जगह होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जो है ना वो 95% है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बोला था कि आप एक काम कर सकते हैं, आप या तो उसका मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो शुडिंगर ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को 100% श्योरिटी से तो नहीं बता सकते, लेकिन हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे हो सकता है। देखें जी, आपने ये बातें स्टूडेंट पढ़ी हुई हैं, बात आपने ये पढ़ी कि सबसे पहले शेल होते हैं, ठीक है। शेल से अगली टर्म होती है सब शेल, और सब शेल से नेक्स्ट टर्म आ जाती है ऑर्बिटल, ठीक है जी। अब ये जो ना एक एनालॉजी बनाई हुई है हमने चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कि शेल के अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल मौजूद है। अगर हम रियलिटी में देखें ना, रियलिटी में देखें तो शुडिंगर ने जो वेव इक्वेशन दी थी, या आप कह लें जो क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन किए गए थे, ये जो 3 क्वांटम नंबर्स है ना, एक्चुअली ये 3 क्वांटम नंबर्स हैं जो शुडिंगर वेव इक्वेशन को जस्टिफाई करते हैं, आप कह लें कि उसका एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन देते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर तो बाद में आया था, और इसकी लॉजिक भी इससे जरा हटके है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये स्टूडेंट असल में हमें ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं सबके सब ही, ठीक है। हमने चीजों को आसान बनाया है अपने लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट इसको बड़ी आसानी से समझ सकें, ठीक है। हम 1 बाय 1 देखते हैं कि किस तरह से ये तमाम जो क्वांटम नंबर्स हैं ये ऑर्बिटल को ही डिफाइन कर रहे हैं। मींस अगर हम एक कॉन्सेप्चुअल वे में या एक्यूरेटली डिफाइन करें या एक्सप्लेन करें, तो स्टूडेंट जो क्वांटम नंबर्स है ना वो सिर्फ ऑर्बिटल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब ऑर्बिटल की हम बात करते हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल की बात हम करते हैं, हम ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, हम इसकी शेप्स की बात करते हैं, ठीक है, और इसकी ऑर्बिटल की स्पेस ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये जो बातें हैं ना ये हम डिस्कस करते हैं इन क्वांटम नंबर्स के अंदर। तो शेल, सब शेल की जो टर्म्स है ये हमने आसानी के लिए बनाई हुई है स्टूडेंट। तो ये एक बैकग्राउंड था क्वांटम नंबर्स का। मैंने बड़ी कोशिश की कि इसको एक बड़े प्रिसाइज वे में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको समझाया जाए कि किस तरह से जो क्वांटम नंबर्स है इसकी ओरिजिनेशन हुई थी, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहली जो हमारे पास टर्म है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है जी। यहां पे आपने जो स्पेलिंग यूज करने हैं ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, वो AL वाले ही यूज करने हैं। मींस ये समझ ले कि ये तमाम क्वांटम नंबर्स का सरबराह है। जैसे प्रिंसिपल का वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी इदारे के जो हेड होते हैं उसके लिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये आप समझ लें कि इन तमाम क्वांटम नंबर्स का हेड हम कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट इसको ना हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं
स्मॉल एन से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और इसकी जो वैल्यूज होती हैं ये पॉजिटिव इंटीजर में होती हैं 1 और 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू स्टूडेंट क्या होंगी? पॉजिटिव इंटीजर में होंगी 1, 2, 3, 4। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो इसको हम कहते हैं कि के शेल है, ठीक है। इसी तरह n की वैल्यू अगर 2 है तो इसको हम बोलते हैं कि ये एल शेल है। सिमिलरली देखें, n की वैल्यू अगर 3 है तो इसको हम बोलते हैं एम शेल, और n की वैल्यू अगर 4 है तो इसको हम बोलते हैं एन शेल, ठीक है। इसी तरह फिर आगे जो ना वो 5th, 6th, 7th हमारे पास शेल आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, ये तो हमने ना इनकी शेल्स बता दिए, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टूडेंट जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट द, सबसे पहली बात देखें जी, साइज ऑफ ऑर्बिटल। देखिए वर्ड हमने यूज किया है साइज ऑफ ऑर्बिटल, या हम कहते हैं जी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या साइज ऑफ ऑर्बिटल का वर्ड हम यूज करें। आप यहां पे शेल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है। एक्चुअली यहां पे देखें, जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल के साइज के बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा, और इसी तरह उसकी एनर्जी भी चेंज होती जाएगी विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस द वैल्यू ऑफ एन, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितने फासले पे मौजूद है। तो स्टूडेंट असल में आप यूं समझ लें कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ एरियाज हैं, कुछ स्पेसिस हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन जो ना वो मौजूद हो सकता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस है उस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये बात आपने याद रखनी है, और जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है उसको हमने ऑर्बिटल का नाम दिया है। लेकिन हम अपनी साली के लिए क्या कहते हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये एक्चुअली शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन साइज ऑफ अ ऑर्बिट, शेल के जिसे हम कहते हैं, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट जिसे हम शेल कहते हैं, और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास जो दूसरे नंबर पे क्वांटम नंबर मौजूद है इसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ना, सिंपली हमारे पास जो है ना ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है, इट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, के ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी। देखिए ये वर्ड्स हैं जो बुक्स में लिखे हुए एक्चुअली, ठीक है। और हम नॉर्मली क्या कहते हैं, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को नॉर्मली कह देते हैं कि ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को नॉर्मली हम बोल देते हैं कि ये सब शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन असल में देखें एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है, वो आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब स्टूडेंट देखें एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये वैल्यू भी चलती जाएगी और अप टू इंफिनिटी इसको भी हम बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब यहां पे देखें, जो बात आपने याद रखनी है, बात याद रखने वाली स्टूडेंट ये है कि जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज बी लेस देन द वैल्यू ऑफ एन। एल की वैल्यू एन से हमेशा कम होगी, ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू एन माइनस वन, कि जो एन की वैल्यू उसमें से एक कम करें तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें एल की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब होगा एस सब शेल,
एल की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब होगा पी सब शेल, एल की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब है डी सब शेल, एल की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब है एफ सब शेल। हमने एस पी डी एफ सब शेल्स का नाम दे दिया इसको। अब एक्चुअली क्या है, ये एस ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है जी। इनके कितने कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जिसको हम सब शेल्स कह रहे हैं, एस पी डी एफ को हम सब शेल्स कह रहे हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू जो है वो एन से कम होगी, और दूसरी बात है कि इसकी वैल्यू जो ना वो जीरो से स्टार्ट हो रही है। एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसके नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। तो वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज बी लेस देन एन। और एक और बात याद रखिएगा, एल की वैल्यू कभी भी एन के बराबर भी नहीं होगी, हमेशा कम रहेगी। ठीक है, एक नंबर उसमें कम आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम सब शेल्स में ना या एसपीडीएफ में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल अगर हम फाइंड करें उसका फॉर्मूला था 2 इंटू 2l प्लस 1। ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं इन सब शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए। सिमिलरली देखिए अगर हम बात करें ना यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2n²। 2n² हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है शेल में। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो के शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 और एन में 32, और इसी तरह आगे 5वें 6वें और 7वें शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी आप इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। मींस ये फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए है एक शेल में। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो ना एक फॉर्मूला होता है n²। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। ठीक है जी। तो मैंने देखें स्टूडेंट आपको बताया कि असल में चीज ऑर्बिटल है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शेल से रिप्रेजेंट कर दिया है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हमने टैग कर दिया कि ये हमारे पास सब शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, और हमने नंबर असाइन किए हैं। 0 का मतलब एस सब शेल होगा, 1 का मतलब पी सब शेल, और 2 का मतलब डी सब शेल, और 3 का मतलब क्या होगा, एफ सब शेल। मींस अगर हम बात करते हैं यहां पे शेल्स की बात करते हैं, मींस देखें हमारे पास अगर n की वैल्यू 1 है तो स्टूडेंट हमारे पास l की वैल्यू क्या होगी, 0, और यहां पे मौजूद क्या होगा, यहां पे मौजूद होगा s। n की वैल्यू अगर हम 2 कर देते हैं तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी, और यहां पे s और p मौजूद होंगे। इसी तरह अगर आप n की वैल्यू 3 कर देते हैं तो l की वैल्यू 0, 1 और 2 हो जाती है, और यहां पे हमारे पास s, p और d मौजूद है। अब एक्चुअली यहां पे क्या है, देखें ये हमारे पास 1s है, ये 2s है, ये 3s है। ये 1 2 3 ये शेल नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे शेल में 2 सब शेल आ जाते हैं, तीसरे शेल में हमारे पास देखें 3 सब शेल आ गए। ठीक है, 3s 3p 3d। इसी तरह अगर हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 4 डिस्कस करते हैं, हम n इज इक्वल टू 4 करते हैं तो l की वैल्यू देखें 0 1 2 3। l की वैल्यू आप देखें n से कम है, और यहां पे हमारे पास जो सब शेल्स अब आएंगे वो s भी है, वो p भी है, वो d भी है, और वो f भी है। और देखें इनके नाम क्या होंगे, ये 4s है, ये 4p, ये 4d और ये 4f होगा। मींस जो शेल नंबर है उसमें उतने ही सब शेल्स मौजूद होंगे, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो सब शेल के साथ लिखी जाती है। ठीक है, और अगर आपने किसी भी सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला हम बात कर चुके हैं 2 इंटू 2l प्लस 1। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है मैं यहां मेंशन करता हूं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर की स्टूडेंट हम बात करते हैं तो हमारे पास मौजूद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है जी। अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन करेगा स्टूडेंट, ये एक्सप्लेन करेगा स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, मींस एक सब शेल जो है
जब उस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी तो उसमें स्पेस ओरिएंटेशन कितनी होगी, ये किन किन डायमेंशंस में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। क्यों, देखें, अब बोहर का जो मॉडल था वो 2 डायमेंशन मॉडल था। यहां पे आके आपको बात समझ आएगी कि जो वेव मैकेनिकल मॉडल था, क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो 3 डायमेंशन है, ठीक है। और 3 डायमेंशन कैसे होंगे हम यहां पे देखते हैं कि किस तरह से वो डायमेंशन हम एक्सप्लेन करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है स्टूडेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, और ये भी इंफिनिटी तक चलते हैं। अब याद रखिएगा जो वैल्यू ऑफ एम होती है, वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल। जो एल की वैल्यू होगी स्टूडेंट वही हमारे पास एम की वैल्यू होगी। किस तरह से, देखें जी, हमारे पास अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी। इसका मतलब है हमारे पास एस ऑर्बिटल मौजूद है, इसकी स्पेस ओरिएंटेशन 1 है, ये 0 एक स्पेस ओरिएंटेशन है। एल की वैल्यू अगर हमारे पास है 0 एंड 1 तो एम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0 +-1। अब इसका मतलब है आपको पता है जो 0 वैल्यू होती है ये एस के लिए होती है, जो 1 वैल्यू होती है पी के लिए होती है। अब यहां पे ना 2 चीजें हमारे पास आ जाएंगी। अब वो 2 चीजें कौन कौन सी होंगी, एक तो हमारे पास एस सबशेल का एक ही ऑर्बिटल, और दूसरा हमारे पास अब यहां पे आ जाएगा पी। अब स्टूडेंट देखें, पी की ना 3 स्पेस ओरिएंटेशन है, एक हमारे पास है पी एक्स, एक पी वाई है, और एक पी जेड है। अब ये देखें 3 स्पेस ओरिएंटेशन है, मींस पी के 3 ऑर्बिटल मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस जो रिवॉल्व कर रहा है वो 3 डायमेंशनली मूव कर रहा है, वो किसी एक डायमेंशन में मूव नहीं कर रहा। तो देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बता रहा है शेल के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है हमें सब शेल के बारे में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बता रहा है ऑर्बिटल्स के बारे में। हम इलेक्ट्रॉन को ट्रेस करते हुए चले, हमने बात की सबसे पहले शेल की, शेल से हम मूव किए हैं सब शेल पे, और सब शेल से हमने मूव किया है ऑर्बिटल्स की तरफ मूव किया है। हमने एक एनालॉजी बनाई कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को ट्रेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं और आप उसके घर का एड्रेस जो है ना वो मालूम करते हैं, तो देखते हैं जी वो किस शहर में रहता है, ठीक है। पहली बात होगी शहर में कौन सा एरिया जहां से वो बिलोंग करता है, उस एरिया में अगर आप चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल वो कोई सोसाइटी में आप चले गए तो वहां पे ब्लॉक नंबर कौन सा है, ठीक है, उस ब्लॉक में उसका हाउस नंबर क्या है। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जो आप किसी भी तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। मींस फॉर एग्जांपल आप अपने कॉलेज में मौजूद हैं तो कॉलेज के किस फ्लोर पे मौजूद हैं आप, ठीक है, आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं फ्लोर कौन सा आपका। देखिए सबसे पहले कॉलेज में कैंपस कौन सा है आपका, आपका फ्लोर कौन सा है, क्लासरूम कौन सा है, और क्लासरूम में आप कहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ बातें हैं जो आपकी लोकेशन का पता बताती हैं। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम 95% चांसेस बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे हो सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन कहां पे हो सकता है, वो ऑर्बिटल में हो सकता है। और असल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको स्पेस ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्पेस में अपने आप को किस तरह से अरेंज करेंगे। इसी तरह देखें, अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0, 1 और 2 हो जाती है तो देखें हमारे पास एम की वैल्यू क्या होगी, एम इज इक्वल टू 0 +-1 +-2। स्टूडेंट ये हमारे पास ना 5 स्पेस ओरिएंटेशन बन जाती है। किस तरह से, ठीक है, ये देखें 0, इसके बाद -1, -2, +1 एंड +2, ये 5 स्पेस ओरिएंटेशन है। इसका मतलब ये है कि ये असल में एक्सप्लेन कर रहा है किसको, एस को, ये एक्सप्लेन कर रहा है पी को, और ये एक्सप्लेन कर रहा है डी सबशेल को। ये डी के ऑर्बिटल्स हैं 5 ऑर्बिटल जिनकी स्पेस ओरिएंटेशन क्या है, -2, -1, 0, +1, +2, ये डायमेंशंस हैं। क्योंकि क्वांटम नंबर्स की हमने बात की, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरह देखें अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 तक आ जाती है तो हमारे पास एम वैल्यू क्या होगी, 0 +-1 +-2 +-3।
अब ये जो नंबर होंगे ना ये रिप्रेजेंट करेंगे एफ सब शेल को, कि एफ सब शेल जो है उसके 7 ऑर्बिटल्स होंगे, 7 स्पेस ओरिएंटेशन होंगी, मींस -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ये हमारे पास जो ना 7 स्पेस ओरिएंटेशन होंगी एफ सब शेल की। तो देखें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स असल में आपको ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करते हुए ऑर्बिटल्स तक पहुंच गए। तो ये स्पेस ओरिएंटेशंस हैं। हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल की शेप को पढ़ा के वो स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल की शेप को पढ़ा के वो डम्बेल होता है, और वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 डायमेंशंस पे हो सकता है। इसी तरह डी की जो हमने शेप पढ़ी वो डबल डम्बेल होती है, और एफ की जो शेप होती है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, और उसके ऑर्बिटल्स के नेम और शेप्स को हमने डिस्कस भी कर लिया हुआ है। किसी स्टूडेंट को अगर इन ऑर्बिटल्स की शेप के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो वो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है एक्चुअली क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ऑर्बिटल्स की स्पेस ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे ना हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू बना लिया है कि जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे हो सकता है। अब यहां पे देखें आपको क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि एक शेल में अगर इलेक्ट्रॉन फाइंड करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, सब शेल्स में अगर आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला क्या है, सब शेल्स में अगर आपने ऑर्बिटल्स फाइंड करें तो उसका सिंपल फॉर्मूला आता है 2l+1। इसी तरह हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आ जाते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम L की वैल्यू 0 1 2 कंसीडर करते हैं तो किस सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर L की वैल्यू हम 0 1 2 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये किस सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डी के अगर 5 ऑर्बिटल हैं तो 5 के 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे रिजाइड रहेंगे मौजूद। इसी तरह एफ के अगर 7 ऑर्बिटल हैं तो 7 के 7 ऑर्बिटल जो ना वो सेम एनर्जी लेवल्स पे मौजूद रहेंगे। ये इंफॉर्मेशन हमें मिली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब देखें हम यहाँ पे ना एक वैल्यू लिखते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट n = 3, ठीक है जी। फिर मैंने स्टूडेंट लिखा L = 0, M = 0। अब देखिए मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी और आपसे कहा कि आइडेंटिफाई करें कौन सा एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात n = 3 का मतलब है कि ऐसा एलिमेंट होगा जिसके 3 शेल होंगे। अब स्टूडेंट देखें 3 शेल हमारे पास किन एलिमेंट्स के हो सकते हैं जो थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, और इससे आगे आप मूव करना शुरू करते हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गन। ये 8 एलिमेंट इसमें आ सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए जब मैंने बोला है L = 0, L = 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ S सब शेल है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पे एक चीज तो हमने तय कर ली है कि L = 0 S सब शेल है, तो ये एलिमेंट किसी S ब्लॉक से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है स्टूडेंट ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये सोडियम या मैग्नीशियम में से कोई एक एलिमेंट हो सकता है। लेकिन अगर हमने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना होगा तो स्टूडेंट इसके लिए फिर हमें स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत पेश आएगी, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर आपने लिखी है +1/2, मैंने एक ही वैल्यू लिखी है, -1/2 भी होती है। ठीक है, तो कौन सा हमारे पास एलिमेंट हो सकता है स्टूडेंट, अगर ये वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हम लेके चलेंगे ना तो हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो सोडियम है, क्योंकि सोडियम S ब्लॉक से बिलोंग करता है और इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है सब शेल में, इसलिए उसकी स्पिन भी सिंगल होगी। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमने स्पिन क्वांटम नंबर लिखा है इसमें डबल स्पिन आ जाती है, +1/2 -1/2। अब स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि +1/2 क्लॉकवाइज है, नहीं, +1/2 को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। नहीं यार, -1/2 एंटी क्लॉकवाइज होती है। स्टूडेंट परेशान ना हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, जस्ट 2 नंबर्स हैं, +1/2 और -1/2। हम किसी भी नंबर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं कि अगर फर्ज करें हमने +1/2 को एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको अगर लिखा है तो इसका मतलब है जो हमारे पास -1/2 स्टूडेंट इसको फिर हम क्लॉकवाइज लिख देंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको हम जो ना मेंशन कर सकते हैं, किसी एक को आप एंटी क्लॉकवाइज बोल दें, किसी दूसरे को क्लॉकवाइज बोल दें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास जो आखिरी क्वांटम नंबर है उसको हमने यहां पे लिख दिया है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअली सिर्फ एक्सप्लेन करता है कि एक ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं
तो उनकी स्पिन क्या होगी, वो डबल स्पिन होगी। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो देखें अगर हमारे पास s का एक ऑर्बिटल है तो नॉर्मली हम उसको ऐसे एक बॉक्स बना देते हैं। p के अगर 3 ऑर्बिटल है तो हम यहाँ पे ऐसे 3 बॉक्स बना देते हैं। d के अगर हमारे पास 5 ऑर्बिटल है तो हम ऐसे 5 बॉक्सेस यहां बना देते हैं। इसी तरह f के अगर 7 ऑर्बिटल हैं तो 7 बॉक्स, मतलब वो 7 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 7 वो समझ लें बॉक्सेस हैं, खाने हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करना है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं स्टूडेंट, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। और देखें इन न्यूमेरिकल वैल्यू से हमने क्या किया, हमने एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया, हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया, वो इलेक्ट्रॉन कहां पे मौजूद है। तो ये आपको जो ना वैल्यूज आ सकती हैं। फिर देखें अब इसमें एक और चीज, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 2। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैल्यूज आर नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट देखें ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, आप देखें n और l की वैल्यू सेम नहीं होगी। हमने अभी पढ़ा है, अभी यहां पे पढ़ा है कि l और n की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती। l इज ऑलवेज बी लेस देन n। एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, n से कम होगी, वो n-1 होगी। तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। देखें थर्ड शेल है ना, इसमें s सब शेल आ सकता है या p सब शेल आ सकता है या मैक्सिमम d सब शेल आ सकता है। मीन l की वैल्यू अगर 0 है तो वो एलिमेंट s ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, l की वैल्यू अगर 1 है तो वो एलिमेंट p ब्लॉक से बिलोंग करेगा, और l की वैल्यू स्टूडेंट अगर हमने 2 कर दी है तो वो एलिमेंट d ब्लॉक से बिलोंग करेगा। लेकिन याद रखिएगा जब हम 3 शेल की बात कर रहे थे ना, n इज इक्वल टू 3 की बात कर रहे थे, तो नॉर्मली थर्ड पीरियड में हमारे पास ना d ब्लॉक आता नहीं है, मींस d एलिमेंट d सब शेल आता नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें और जो हमारे पास डिफरेंट सब शेल्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल्स को देखें। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक टॉपिक था, बड़ा आपके लिए डिफिकल्ट सा टॉपिक था क्वांटम नंबर्स का, जिसको कोशिश की कि बड़े आसान अंदाज में जो है एक्सप्लेन किया जाए। समझ आइए आपको इस बात की, नहीं आई? चले मैं दोबारा से एक दफ़ा इसको रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि देखें क्वांटम नंबर्स का टॉपिक था, और क्वांटम नंबर्स हमने कहा कि ये एक वैल्यू है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन देते हैं, या आप कह लें ये ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को, उसकी लोकेशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर का ताल्लुक सिर्फ इस हद तक है इलेक्ट्रॉन की स्पिन, इलेक्ट्रॉन की डबल स्पिन है अराउंड इट्स ओन एक्सिस और अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे जमीन सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है तो एक साल गुजरता है, जमीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करे तो एक दिन गुजरता है। बिल्कुल ऐसी ही मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की भी है। मींस अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक्सिस है तो देखें एक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की ये अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और एक मूवमेंट जो ना इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस भी कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने बात की ऑर्बिटल की, कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसा जगह है, एक ऐसा एरिया है जहां पे 95% चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये असल में क्या बताते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल के साइज, उसकी एनर्जी के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर उसी ऑर्बिटल के शेप की बात कर रहा होता है कि एस स्फेरिकल है, पी डम्बेल है, इस तरह की बातें। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसी ऑर्बिटल की स्पेस ओरिएंटेशन की बात करता है। ठीक है, हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शेल से रिप्रेजेंट किया और इसकी वैल्यू स्मॉल एन से रिप्रेजेंट की जाती है। एक पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 इसकी वैल्यू होती है। 1 का मतलब के शेल है, 2 का मतलब एल शेल और 3 का मतलब एम शेल। जो शेल नंबर है उसमें उतने ही सब शेल। अगर तीसरे शेल में है तो 3 सब शेल एस पी डी। ठीक है जी। अगर आप चौथे शेल में है तो 4 सब शेल एस पी डी एफ, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम एजीमुथल क्वांटम नंबर पे आते हैं जिसको हम सब शेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल की वैल्यूज को हमने देखा 0 1 2 3। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है एस सब शेल को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पी सब शेल, इसी तरह 2 रिप्रेजेंट कर रहा है डी सब शेल और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है एफ सब शेल को। और वैल्यू ऑफ एल हमेशा एन से कम रहती है। ये कभी भी इसके ना तो बराबर होगी ना इससे ज्यादा हो सकती है। अगर होगी तो वायलेशन है, वो सेट ऑफ क्वांटम नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसी से रेलिवेंट आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आपने देखना है कि n की वैल्यू के अकॉर्डिंग l की वैल्यूज क्या हमारे पास हो सकती हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन्हीं ऑर्बिटल्स की स्पेस ओरिएंटेशन की बात करता है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये स्पेस में कितनी डायरेक्शंस में ओरिएंटेशन कर सकते हैं। इसी बेस पे हम कहते हैं कि एटम का जो वेव मैकेनिकल मॉडल था,
जो श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिकल इक्वेशन दी थी इलेक्ट्रॉन की, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो 3 डायमेंशन है, वो 2 डायमेंशनली मूव नहीं कर रहा, वो 3 डायमेंशनली मूव कर रहा अराउंड द न्यूक्लियस। और उसके अकॉर्डिंग देखें हमने m की वैल्यूज को देखा, और m की वैल्यू नॉर्मली l के इक्वल होती है, तो l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू भी 0, और इसका मतलब है कि s का एक ऑर्बिटल है। l की वैल्यू अगर 0 और 1 है तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट हमारे पास p सब शेल है और इसकी 0 प्लस माइनस 1, हमारे पास 3 वैल्यूज होंगी px py pz। अच्छा, अब इसमें भी कोई झगड़ा नहीं है, आप किसी भी वैल्यू को -1 बोल सकते हैं, किसी को 0 और किसी को भी +1 कह सकते हैं। ये असल में स्पेस ओरिएंटेशन। स्टूडेंट देखें, हम अपनी आसानी के लिए, मैंने पहले ही बात की थी कि हम इस तरह से स्पेस ओरिएंटेशन बनाते हैं। एक को हमने x एक्सिस बोल दिया, एक को हमने y एक्सिस बोल दिया, एक को हमने z एक्सिस बोल दिया। अदरवाइज स्पेस में कोई भी डिमेंशन कुछ भी कहलाई जा सकती है। इसी तरह फिर हमने d सब शेल के ऑर्बिटल्स देखे, फिर f सब शेल के ऑर्बिटल्स को देखा, और इन क्वांटम नंबर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया कि हमने सिर्फ ये वैल्यूज लिखी n = 3, l = 0, m = 0, और हमने लोकेट किया ये किस एलिमेंट की बात हो रही है, और फिर हमने उस एलिमेंट में मौजूद लास्ट इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया विद द हेल्प ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसी स्पिन क्वांटम नंबर की बेस पे स्टूडेंट हम बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। यहां पे एक छोटी सी बात जो इससे लिंक करती है, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो ना हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस किया, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही एक्सप्लेन करता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ठीक है जी, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। जैसा कि देखें, अगर हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं, तो देखें अगर उसकी जो ना वो सारी वैल्यू सेम भी हो जाए, लेकिन उसका मतलब देखें ना, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका शेल सेम है, उसका सब शेल सेम है, उसका ऑर्बिटल सेम है, लेकिन उसकी स्पिन नहीं सेम होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है, वो 3s में मौजूद है, वो 3s में मौजूद है, तो 3 उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, s उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और एक ऑर्बिटल जिसमें वो मौजूद है वो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे मौजूद है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर में जाके वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है तो एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसी स्पिन क्वांटम नंबर की बेस पे एक्सप्लेन करता है कि एक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज जो हैं वो सेम नहीं हो सकते। 3 सेम हो सकते, लेकिन चौथी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। तो स्टूडेंट ये टॉपिक था हमारे पास क्वांटम नंबर्स का। इसको आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि चीज़ें आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट हम इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक था क्वांटम नंबर्स का, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।